हेलो दोस्तों। हम सब कहीं ना कहीं पे तो निवेश करते ही है, लेकिन क्या हम सही जगह पे निवेश कर रहे हैं? किसी और के लिए शायद सही जगह कुछ और हो सकती है, लेकिन हम जहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही जगह है? कुछ लोग डेट में ज़्यादा निवेश करते हैं, इक्विटी में कम करते हैं। कुछ लोग गोल्ड में ज़्यादा करते हैं, इक्विटी में मॉडरेट, और डेट में कम करते हैं। तो क्या ये सही है या वो सही है? हर एक के लिए सही की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स। जैसे मैं अभी बहुत यंग हूँ, 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का। मेरे लिए समय बहुत लंबा है, मेरे पास निवेशित रहने का समय लंबा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ और इसलिए मैं इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं हूँ 45-50 के आजू बाजू में, जहाँ पे मेरे पास समय मर्यादित है 60 ईयर्स तक का या 65 ईयर्स तक का, तो उस केस में मैं इक्विटी कम रख के थोड़ा गोल्ड में भी कर सकता हूँ, डेट में भी रख सकता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति है जो 55 ईयर्स से ऊपर की एज है, 60 ईयर्स पहुंचने आया है या उससे ऊपर की एज है, उन लोगों के लिए डेट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है गोल्ड में, और उसके बाद आता है इक्विटीज़ में। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस और मैंने जो भी अभी आज तक मैंने जो सीखा है अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करके, वहाँ के मेरा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन जो गैदर की है उसके बेस पे है। तो इसे कोई सलाह या एडवाइस या सजेशन ना गिरे। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अभी जैसे मैंने बात की आप सबसे कि हमें अपने लिए जब हमारे इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। रिस्क एपेटाइट यानी मेरी जोखम लेने की क्षमता। हमेशा जोखम लेने की क्षमता आपकी उम्र के ऊपर, आपका बैकअप क्या है, आपके पास एग्जिस्टिंग वेल्थ क्या है, और आपका गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल, उन सब पर डिपेंड करता है। अभी हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं ना किसी तरह का रिस्क तो लेते ही है। अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में, बॉन्ड्स में, एलआईसी जैसे प्रोडक्ट्स में, या फिर गोल्ड में, वहां भी एक तरह का रिस्क है। कौन सा रिस्क? वहां पर मार्केट का रिस्क तो है नहीं। वहां पर रिस्क है कि ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे इन्फ्लेशन को बीट कर ऐसे रिटर्न्स देगा कि नहीं, मुझे लिक्विडिटी देगा कि नहीं। गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट में अगर मैंने लेके मैं इमोशनल अटैच हो गया, तो जब जरूरत होगी तो क्या उसको बेच पाऊंगा, उसको रिडीम कर पाऊंगा? तो ये सब भी रिस्की है ना। उसी तरह आप इक्विटी में निवेश करते हैं, तो वहां पे हमें पता है कि लंबे अरसे के लिए तो ये अच्छा रिटर्न देता है, मतलब इन्फ्लेशन को बीट करता है, उसके ऊपर 4-5% रिटर्न देता है। दो इट इज नॉट गारंटेड, बट देखा गया है पिछले 40 साल के अनुभव में कि ये एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करके 4-5% ज्यादा रिटर्न हमें देता ही है। लेकिन रिस्क तो फिर भी है ना, सर्टेनिटी तो है ही नहीं, गारंटी तो है ही नहीं किसी चीज की, तो वहां पे भी हम रिस्क को ले रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले कंसीडर करना है हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहे। ठीक है। दूसरा, आपको आज आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे कब पैसा चाहिए, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, या एक हफ्ते के लिए? इसके ऊपर आपका निवेश आधारित होना चाहिए, आपका जो निवेश करने का डिसीजन है वो आधारित होना चाहिए। जब शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कंपल्सरीली डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, लिक्विड फंड है, डेट फंड है, आर्बिट्रेज फंड है। आर्बिट्रेज दो इट कम्स अंडर इक्विटी कैटेगरी, बट उसमें रिस्क नहीं है। ठीक है। लेकिन लंबे अरसे के लिए तो हमें इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स सिलेक्ट करने चाहिए जो हमें अच्छे रिटर्न्स देंगे। अभी जब हम इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी में कई तरह की कैटेगरी होती है। डायरेक्ट शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग फंड्स की कैटेगरी होती है, जिसमें आपका रिस्क अलग अलग होता है। जैसे आपने लार्ज कैप फंड में निवेश किया तो रिस्क अलग होगा, मिड कैप में किया तो रिस्क अलग होगा, स्मॉल कैप में किया तो रिस्क अलग होगा। लेकिन आप समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है?
मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है वो कंपनी, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी, 50,000 करोड़ से ऊपर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी लार्ज कैप की कैटेगरी में आती है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का है वो कंपनीज आती है मिड कैप कैटेगरी में। और जो कंपनी 10,000 करोड़ से भी नीचा मार्केट कैप है वो आती है स्मॉल कैप की कैटेगरीज में। अब ये मार्केट कैप बनता कैसे है? कंपनीज को पैसा चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए, तो शेयर्स इश्यू करती है, यानी लोगों को भागीदार बनाती है। तो ये जो शेयर्स इश्यू करती है ना, उसके एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं, वो अनलिमिटेड शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। जैसे किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, वो नंबर फिक्स रहता है। तो 1 लाख जो उसने शेयर इश्यू किए हैं वो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर कहे जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जब वो कंपनी के आज के शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो अमाउंट बनती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस ज्यादा है और किसी कंपनी के शेयर के प्राइस कम है तो जिसके ज्यादा प्राइस है वो कंपनी बड़ी होगी। हमें साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। जिस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स और शेयर्स का प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट ज्यादा आती है वो कंपनी बड़ी हुई। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी के शेयर का प्राइस है 10 रुपये और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर है 1 लाख, तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 10 लाख। दूसरी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस इससे डबल है, यानी कि 20 रुपये है, लेकिन कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर सिर्फ 25,000 है, तो उसका वैल्यूएशन हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 5 लाख। तो ये कंपनी छोटी हुई। तो अगर हम सिर्फ शेयर का प्राइस देख के डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी बड़ी है तो हम गलत होंगे। अभी दोस्तों, जब आप तय करें कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये तय करना पड़ता है कि मैं सबसे ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ, मॉडरेट रिस्क लेना चाहता हूँ, या फिर कम से कम रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि रिस्क तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ही ना इक्विटी में। तो कैसा रिस्क लेना चाहता हूँ? अगर आप चाहते हैं कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करे ऐसा रिटर्न चाहिए लेकिन बहुत कम रिस्क लेके, तो आप चूज करें लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज यानी जैसे HDFC बैंक हो गई, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई। ये जो कंपनीज होती है ना, ये एस्टेब्लिश कंपनीज है। अगर रिसेशन आ गया, कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ गई, वॉर आ गई, लंबे समय तक मार्केट में प्रोडक्ट बिकते नहीं है, ऐसा कोई भी सिचुएशन आया ना तो ये कंपनी टिक जाएगी, क्योंकि इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसके पास पैसा अच्छा है, इस कंपनी के पास, इसके प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर है, लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो शायद टेम्पररी मार्केट डाउन जाए इसका, लेकिन वापस ये आ जाएगा अपने लेवल पे। तो जब आप लार्ज कैप कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न्स तो मिलते हैं, एवरेज जनरली 12-14% मिलते हैं उसमें, लेकिन सामने रिस्क कंपेयर टू अदर इक्विटी कैटेगरीज से कम होता है। तो किन लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए? जो लोग रिटायरमेंट के नजदीक है, जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, जिनकी इनकम लिमिटेड है और कोई ज्यादा बैकअप नहीं है, उन लोगों को लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करना चाहिए। फिर कोई थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, थोड़े से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उन लोगों को जाना चाहिए मिड कैप कंपनीज के साथ। मिड कैप कंपनीज यानी इमर्जिंग कंपनीज जो आगे जाके लार्ज कैप बन सकती है, जिसके मार्केट में प्रोडक्ट तो पॉपुलर हो चुके हैं लेकिन अभी उनका एक्सपांशन बाकी है। वो लोग एक्सपांशन कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज में नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज ये एक्सपांड कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंपनीज होती है उनमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि अभी लार्ज कैप जितनी बड़ी बनी नहीं है कि किसी भी चैलेंज को वो इजीली फेस कर सके, लेकिन लार्ज कैप बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, एक्सपांशन का स्कोप ज्यादा है, इसलिए इसमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। इसमें किनको इन्वेस्ट करना चाहिए? करीबन 30 से ऊपर 30-40 के बीच में जो लोग हैं, जिनके पास अभी भी 20-30 साल का समय है काम करने के लिए, जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है, जिन लोगों के गोल्स अभी और दूर है, फाइनेंशियल गोल्स, जिनको रिटर्न थोड़े से ज्यादा चाहिए, वो सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप यानी न्यू स्टार्टअप्स, नई कंपनीज जो अभी मिड कैप जितनी भी नहीं बनी है और स्ट्रगल कर रही है बड़ी बनने के लिए। इनके प्रोडक्ट मार्केट में अभी शायद इतने पॉपुलर ना भी हो, लेकिन मैनेजमेंट इज गुड, वो लोग, उन लोगों को फाइनेंस मिला है, वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं कंपनी को बड़े बनाएंगे, और लोगों का जिसमें भरोसा बैठता जा रहा है। ये उनके लिए अच्छा है जिन्होंने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है, जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों तीन कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले।
अगर आप इक्विटी निवेशक हैं, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि सबको मैं कॉन्शियस करूं अपने रिस्क एपेटाइट के बारे में। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे गोल्स को कंसीडर करना है, हमारी एज क्या है, अभी कितने हमारे अभी वर्किंग साल पड़े हुए हैं उसको कंसीडर करना है, और साथ साथ में हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना झेल सकते हैं रिस्क, वो भी हमें तय करना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है और आपने ज़्यादा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो जब मार्केट वॉलेटाइल होगा ना, तो आप प्रॉफिट की बजाय लॉस करेंगे, क्योंकि आप पैनिक में आके बेच देंगे। आप बार बार अपना पोर्टफोलियो देखते रहेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो इन सबसे बचने के लिए अपना रिस्क एपेटाइट जाने, उसके अकॉर्डिंगली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच टू बी हियर एंड टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू।